चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं ईथर की नेमिंग में। और दो तरह की नेमिंग है यहाँ पे, कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग है। और यहाँ पे हम टेबल के फॉर्म में इसे करेंगे। यहाँ पे कॉमन नेमिंग में फॉर्मूला ROR है, इसमें ऑक्सीजन बीच में फंस जाता है और दोनों साइड पर जो R ग्रुप्स होते हैं ब्रांचेस वो उसमें ओरिएंट होती है। जैसे एग्जांपल देखो CH3O CH3, तो O सेंटर में फंसा है दोनों कार्बन चेन के बीच में, ठीक है, यानी कि ये ईथर है। अच्छा, अब इसकी कॉमन नेमिंग में देखो दोनों साइड पे मिथाइल है, तो दोनों हाइड्रोकार्बन ब्रांच का नाम लिखना है। दो बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल ईथर इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इस साइड पर देखिए दो कार्बन की ब्रांच है, एक कार्बन की ब्रांच है, ठीक है। तो ये इथाइल है और ये मिथाइल है। दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको देखना है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आएगा तो आप लिख देंगे इथाइल मिथाइल ईथर, ये इसका नेम हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के अराउंड इधर मिथाइल है और इधर 1 2 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। तो क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है तो इसका N की स्टार्टिंग होगी N से, ठीक है। तो N प्रोपाइल है और इधर मिथाइल है, तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए तो आप लिख देंगे मिथाइल N प्रोपाइल ईथर, ठीक है। N प्रोपाइल का O यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, फिर आते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे सेंटर में, इधर मिथाइल है, उधर भी 3 कार्बन है, लेकिन ये जो 3 कार्बन है ये स्ट्रेट चेन में नहीं है, अब ये ब्रांच की फॉर्म में है, ठीक है। ब्रांच के फॉर्म में है तो आपने ब्रांच के नाम N आइसो नियो में पढ़े थे। N तो स्ट्रेट चेन होता है और आइसो के लिए आप क्या बोलते हो, एक कार्बन उसके अराउंड 2 ब्रांच यानी बाइफर्केशन है, ठीक है। 2 ब्रांचेस यहाँ पर हैं, तो बाइफर्केशन ऑफ मिथाइल के लिए आप क्या लिखते हैं, आइसो लिखते हैं। टोटल कार्बन काउंट कर लो 1 2 3 कार्बन है, तो वो बन गया आइसो प्रोपाइल और ये बन गया मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए तो आप लिखेंगे आइसो प्रोपाइल मिथाइल ईथर, आइसो प्रोपाइल मिथाइल ईथर। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के अराउंड इधर मिथाइल है, इधर बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन जब एज अ ब्रांच होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फिनाइल, और CH3 को मिथाइल, ठीक है। तो मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल फिनाइल ईथर। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नेमिंग पर। और IUPAC नेमिंग में एक ऑक्सीजन के अराउंड 2 ब्रांच होती हैं, किसी एक को वर्ड रूट और किसी एक को ब्रांच लेना होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ वो ब्रांच होगा, जैसे यहाँ पर देखो O के अराउंड दोनों कार्बन सेम है तो किसी भी एक साइड को आप वर्ड रूट मान लीजिए और दूसरा कार्बन चेन ऑक्सीजन के साथ एज अ ब्रांच कंसीडर होता है, यानी ये हो गया ब्रांच और ये हो गया वर्ड रूट या इसका मेन चेन, ठीक है। अच्छा, अब ब्रांच है तो मिथाइल पर ऑक्सी की ब्रांच, तो आप क्या लिख दोगे, मिथाइल ऑक्सी, यानी कंबाइन करके मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी और मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन इसका नाम हो गया, वर्ड रूट इज मीथेन और ब्रांच इज मिथॉक्सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के अराउंड इधर 2 कार्बन की चेन है, इधर 1 कार्बन की चेन है। जो 2 कार्बन की चेन होती है वो लॉन्गेस्ट चेन होगी तो वो वर्ड रूट होगा और छोटा कार्बन चेन ऑक्सीजन के साथ एज अ ब्रांच कंसीडर होगा, तो ये हो गया ब्रांच और ये हो जाएगा वर्ड रूट, ठीक है। अब पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं तो आप क्या लिखोगे, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी और वर्ड रूट हो गया इथेन, तो नेम हो गया मिथॉक्सी इथेन। फिर यहाँ पर आते हैं 3 कार्बन का वर्ड रूट होगा और 1 कार्बन वाला एज अ ब्रांच ट्रीट होगा विद ऑक्सीजन, तो ये आपका वर्ड रूट हो जाएगा 3 कार्बन का। O और मिथाइल की ब्रांच हो गई, तो ब्रांच इज मिथॉक्सी ब्रांच। अब वर्ड रूट में कितने कार्बन है, क्योंकि अब वर्ड रूट 2 से बड़ा है तो नंबरिंग यहाँ पे काउंट होती है, पोजीशंस मार्क होने लगती है, तो इसमें पोजीशनिंग हो जाएगी 1 2 3, ठीक है। 1 पर मिथॉक्सी नाम की ब्रांच है तो आप लिख देंगे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये इसका नेम हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर भी आप गौर करिए ऑक्सीजन के अराउंड कार्बन की क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, ऊपर वाले की तरह इधर 3 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है,
लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन पे ब्रांच है, तो देखो वर्ड रूट ऐसे आएगा और 1 कार्बन वाला चेन ऑक्सीजन के साथ एज अ ब्रांच कंसीडर होगा। अब वर्ड रूट में नंबरिंग टर्मिनल से स्टार्ट होगी, टर्मिनल टू टर्मिनल, तो 1 2 और 3 आपने यहाँ पे नंबरिंग कर दी। तो अब गौर से देखिए सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल की ऑक्सी ब्रांच प्रेजेंट है, तो इट्स 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अच्छा, फिर यहाँ पे एक साइड पे बेंजीन है, एक साइड पे मिथाइल है, तो मिथॉक्सी की तो ब्रांच होगी और बेंजीन को आप वर्ड रूट मानेंगे, तो मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, ये इसका नेम हो गया मिथॉक्सी बेंजीन। अब यहाँ पर एक और बात, ये जो लास्ट है मिथाइल फेराइल ईथर, IUPAC ने इसके कॉमन नेम को एज इट इज लिया है, तो इसका एक नेम और फेमस है, इसे कहते हैं एनीसोल, और ये नाम आपके एनसीईआरटी में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, तो ये आपको याद रखना है कि बेंजीन पर जब OCH3 होता है तो इसे एनीसोल कहते हैं। इस चैप्टर का थर्ड सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ईथर, ठीक है। ईथर का इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ईथर होता है ROR, यानी कि ऑक्सीजन सेंटर में उसके इधर भी R की कार्बन चेन और उधर भी R की कार्बन चेन है, ठीक है। फ्लो चार्ट पहले हम देख रहे हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन 2 हैं जो आपकी एनसीईआरटी डील करती है, पहला है फ्रॉम अल्कोहल और सेकंड है बाय विलियमसन सिंथेसिस। फ्रॉम अल्कोहल का जो प्रोसीजर है वो बाय डिहाइड्रेशन मेथड होता है, तो आप पहले हेडिंग फ्रॉम अल्कोहल ही याद कर लीजिए, जब हम लिखेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन वर्ड भी याद हो जाएगा, एंड बाय विलियमसन सिंथेसिस। इसकी जब केमिकल रिएक्शन पर आते हैं तो 3 कैटेगरी की रिएक्शंस हैं। रिएक्शन विद ईथरल ऑक्सीजन। ईथरल ऑक्सीजन क्या है? ये जो सेंटर में R के बीच में फंसा हुआ ऑक्सीजन है, ये ईथरल ऑक्सीजन कहा जाता है। तो इसकी वजह से जो भी रिएक्शंस होती हैं, दीज आर ईथरल रिएक्शंस ड्यू टू ईथरल ऑक्सीजन। 3 है रिएक्शंस विद H+ या रिएक्शन BH3 या रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड यानी कि RMgX। सेकेंड इज ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन और R के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, वो रिएक्शन होती है CO बॉन्ड की ब्रेकिंग वाली रिएक्शंस। रिएक्शन विद HX और रिएक्शन विद PCl5, ये 2 रिएक्शंस अब इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। थर्ड इज रिएक्शंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप यानी ये वाला जो R है, ठीक है, इनकी जो रिएक्शन है उसमें हम एक रिएक्शन करेंगे, दैट इज रिएक्शन विद एयर या रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब इसके फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर आते हैं। ईथर का फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। इसके मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। ये 2 डिफरेंट रिएक्शंस हैं। तो पहली रिएक्शन पर गौर करिए, ये इस रिएक्शन में हमने इथेनॉल लिया, ये रिएक्शन आप पहले कर चुके हैं अल्कोहल में। कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है, और 433 से 443 केल्विन का टेम्परेचर आपने यहाँ पे रखा। क्या हुआ, ये था अल्फा पोजीशन, इसका नेबर था बीटा पोजीशन। अल्फा कार्बन पर OH बैठा था और उसके बीटा नेबर से हाइड्रोजन, तो बीटा नेबर का हाइड्रोजन हटा और अल्फा कार्बन का OH हटा और टोटली क्या निकला, H2O हटा और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। ये जो कहानी हुई, इसमें पानी निकला, क्योंकि पानी हटा, क्या मैं बोल दूं ये डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है? क्योंकि इसमें पानी हटा इसलिए ये डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये डिहाइड्रेशन इस मॉलिक्यूल के अंदर से हुआ, तो क्या मैं बोल दूं विद इन दी मॉलिक्यूल यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो ये इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। लेकिन अब मैंने क्या किया, कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में टेम्परेचर कंडीशन को थोड़ा सा बदल दिया। तो टेम्परेचर बदलते ही उस कंटेनर में अब जो एक मॉलिक्यूल के अंदर से पानी हट रहा था, वो ना हटके 2 मॉलिक्यूल साथ साथ में आए, उनमें कोलिजन हुआ और 2 मॉलिक्यूल में से एक पानी हटा, बचे हुए दोनों टुकड़े मॉलिक्यूल के आपस में जुड़ गए, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल यानी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर से पानी का हटना इज intermolecular dehydration. Between the molecule is intermolecular, within the molecule is intramolecular. तो ऊपर की कहानी थी intramolecular dehydration, नीचे वाली कहानी हो गई intermolecular dehydration। अच्छा, ऊपर वाली कहानी से क्या बना प्रोडक्ट, एक बार ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड बना यानी कि एल्कीन बना। लेकिन नीचे वाली कहानी, जब 2 मॉलिक्यूल के बीच में से पानी हटा तो क्या बना, जरा देखो,
CH3CH2, इसको मैं R लिख दूं, बीच में O, फिर इसको भी R लिख दूं। ROR क्या होता है? ईथर होता है, तो ईथर बना। यानी अल्कोहल से, डिहाइड्रेशन से दो तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, एल्कीन भी बनाई जा सकती है, ईथर भी बनाया जा सकता है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन में सेकंड वाला जो एग्जांपल है उसका डिटेल और उसका मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम ईथर बना रहे ना, ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। और ईथर कहाँ बना? सेकंड रिएक्शन में बना। सेकंड रिएक्शन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है। तो अब जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, इस सेकंड वाले एग्जाम्पल का मैकेनिज्म बताने वाली हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी डील करती है इसकी मैकेनिज्म पर। तो किसी भी मैकेनिज्म से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले टारगेट रिएक्शन लिखी होनी चाहिए, तो ये टारगेट रिएक्शन मैंने लिख दी। कौन सी वाली लिखी मैंने? इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, यानी 2 मोल्स इथेनॉल डालें, ठीक है, 413 केल्विन टेम्परेचर, कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाला, तो ईथर एंड वाटर वहां पे बनते हुए नजर आ गए। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टेप 1 में क्या हुआ? देखो यहाँ पे 2 मोल अल्कोहल थे, 2 मोल इथेनॉल थे, 2 में से 1 मोल यानी 1 मॉलिक्यूल मैंने यहां लिख दिया CH3CH2OH। वो किसके साथ में रिएक्शन करेगा? ये जो हमने कैटलिस्ट डाला है H+, इसके साथ में वो रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा? ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर रिचनेस में काउंट होता है, H पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज डेफिशिएंट में काउंट होता है। तो ये तो था इलेक्ट्रॉन रिच टर्मिनल और ये वाला था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो हमेशा रिच एंटाइटी डेफिशिएंट पे अटैक करती है। तो ये रिच है, ये डेफिशिएंट है। तो ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन रिच ने डेफिशिएंट पे अटैक किया। एरो के डायरेक्शन पे गौर करो, ऑक्सीजन से H+ पे जा रहा है, एरो जाके रुका, ठीक है। फिर क्या होगा? देखो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, यानी 2 ऑर्बिटल्स में 2 लोन पेयर, मतलब 1 लोन पेयर है। तो एक ऑर्बिटल का लोन पेयर तो एज इट इज रहा, उसको मैंने कहीं भी बना दिया ऑक्सीजन के अराउंड। लेकिन जो दूसरे ऑर्बिटल का लोन पेयर था उसने इस H+ के साथ बॉन्ड बना लिया, तो वो मैंने लिख दिया OH और इसका H का प्लस चार्ज इधर ट्रांसफर हो गया। वैसे तो ये बॉन्ड कैसा होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, लेकिन जब हम ऑन पेपर लिखते हैं तो H का प्लस चार्ज इस एटम पे लिख दो और उसको ऑर्डिनरी बॉन्ड आप बना देते हो। तो सिंपल भाषा में बात करूं तो O और H के बीच में बॉन्ड बन गया उस लोन पेयर की जगह, और H का प्लस चार्ज कहाँ आ गया? ऑक्सीजन पे अपीयर होने लगा, ठीक है। क्या मैं बोल दूं, इस कहानी को प्रोटोनेशन कहते हैं। H+ अल्कोहल में जुड़ा, यानी प्रोटोनेट किया अल्कोहल को, तो यहाँ पे अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल प्रोटोनेट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? अल्कोहल की दूसरे मॉलिक्यूल का नंबर सेकंड स्टेप पे आया। ये अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल पहले स्टेप का प्रोडक्ट था, अब उस पर देगा SN2 अटैक। कैसा देगा? यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है, SN2 अटैक। SN2 अटैक कैसे होता है? बैक साइड से होता है। तो किसने किया? इस अल्कोहल के लोन पेयर ने कैसे अटैक किया, जरा गौर करना। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल था, CH3CH2 वाला टुकड़ा ये था और OHH वाला टुकड़ा ये था, ठीक है। तो इस पानी के मॉलिक्यूल मतलब जो O पे प्लस था, सॉरी, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने दूसरे ऑक्सीजन के प्लस चार्ज को इसको अटैक करना था। तो O के प्लस पर अगर अटैक करता तो ऑक्सीजन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखा है, चौथा बॉन्ड ऑक्सीजन कभी नहीं बना सकता। तो इस पे प्लस चार्ज होते हुए भी लोन पेयर का अटैक ऑक्सीजन पे नहीं हो सकता। तो कहां होगा? ऑक्सीजन के नेबर, यानी कि ये वाले कार्बन पर, ठीक है। अब नेबर कार्बन पर अटैक हुआ और अटैक होते ही ये पानी का टुकड़ा मॉलिक्यूल से लीव कर जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ H2O, मॉलिक्यूल हट गया। अब देखो अटैक होती है क्या बना? इस ऑक्सीजन से CH2 जुड़ गया, तो मॉलिक्यूल ऐसा दिखने लगा, CH3CH2, मतलब ये वाला CH3CH2, फिर OH, फिर OH, फिर इसी O से जुड़ गया CH2CH3, यानी CH2CH3, और O पर प्लस अभी भी रहा, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड में होता है तो वो प्लस चार्ज को शो करता है, तो O पे प्लस चार्ज रहा। अब थर्ड स्टेप में ये जो प्लस चार्ज था ऑक्सीजन का, वो कौन? H लेके निकल गया। जो O पर H प्रेजेंट था वो इसका प्लस चार्ज लेकर के लीव कर गया। तो जैसे ही ये H का टुकड़ा हटा, देखो मॉलिक्यूल क्या दिखने लगा? CH3CH2, O CH2CH3, यानी ये मॉलिक्यूल दिखने लगा। इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? हम इसे ईथर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ईथर का फॉर्मेशन होता है। इस स्टेप में, इस मैकेनिज्म में बात करूं
तो जो सेकंड स्टेप होता है वो स्लोएस्ट या स्लोएस्ट स्टेप होता है। यहाँ की कंडीशन क्या है, ये जो हमने अल्कोहल लिए ना, ये रिएक्टेंट CH3CH2OH है ना, इस तरह के और भी आप कई अल्कोहल ले सकते हो। तो कंडीशन इज कि दीज अल्कोहल्स शुड बी ईदर 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल। कब, अगर हमें ईथर बनाना है तो। अगर हमें अल्कोहल से ईथर बनाना है तो ये जो अल्कोहल्स है ये या तो प्राइमरी यानी 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए या 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, नीचे एक नोट मैंने मेंशन किया है, विद 3 डिग्री अल्कोहल्स ईथर विल नॉट फॉर्म, एल्कीन विल बी द मेन प्रोडक्ट। वहां पे ईथर नहीं बनेगा, वहां पे ईथर की जगह एल्कीन बन जाएगा। इसका रिएक्शन मैं अभी आपको बताती हूं, पहले आप इतना नोट करिए। हाँ, तो ये है विद 3 डिग्री अल्कोहल, एल्कीन इज दी मेन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैंने देखिए 3 डिग्री अल्कोहल बनाया, C के अराउंड CH3CH3CH3OH है, कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 413 केल्विन का टेम्परेचर लिया। तो क्या हुआ, ये वाला कार्बन जिस पे OH है इसे अल्फा मान लीजिए, किसी भी एक नेबर कार्बन को, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल है तो बीटा मान लो। तो नेबर से OH हट गया, बीटा से H हट गया, यानी वाटर रिमूव हो गया और यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। क्या मैं बोल दूं कि ये रिएक्शन एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, मैं इधर लिख देती हूं, ठीक है। जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो एल्कीन बनता है, डबल बॉन्ड अपीयर होता है उसके अंदर। तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है और एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री मोस्ट होता है। अगर इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो जितना ब्रांच्ड अल्कोहल होगा वो उतनी जल्दी एल्कीन बनाना चाहेगा, और सबसे ज्यादा ब्रांचिंग 3 डिग्री में होती है, इसलिए 3 डिग्री मोर ब्रांच्ड है तो वो एल्कीन में कन्वर्ट होगा। 2 डिग्री कम ब्रांच है तो वो ईथर की तरफ ज्यादा रहता है, और 1 डिग्री पर तो नो ब्रांचिंग है तो वो ईथर ही बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से 3 डिग्री पर आप ईथर को नहीं देख सकते, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल से आप ईथर बना सकते हैं। अब इस मेथड के लिमिटेशन पर आते हैं। तो ये लिखा है द मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स बिकॉज इंस्टेड ऑफ प्योर ईल्ड वी गेट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ईथर्स। ऐसा है कि इस तरह की कहानी आपने वुड्स रिएक्शन में भी पढ़ी थी, तो उसी तरह से यहाँ पर है। यहाँ पे मैं अभी कॉन्क H2SO4 को मेंशन कर देती हूँ। तो ऐसा है कि इस मेथड में क्योंकि 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के यूज हो रहे हैं, तो मैंने एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लिया है ROH और एक लिया है R-OH, यानी कि दोनों R जो है अलग अलग लिए। अगर दोनों R हम अलग अलग लें और हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमें अनसिमेट्रिकल ईथर चाहिए, यानी ऑक्सीजन के अराउंड दोनों साइड पर R ग्रुप अलग अलग है, इधर R है और इधर R- है, ठीक है, हमें अनसिमेट्रिकल ईथर चाहिए। तो क्या हमें यही मिलेगा? तो ऐसा देखा गया कि हम तो ये सोच के रिएक्शन करवा रहे थे कि हमें इस तरह का अनसिमेट्रिकल ईथर मिल जाएगा, लेकिन कंटेनर में इसके साथ साथ ये 2 ईथर भी बनते हुए दिख गए। इन 2 ईथर का क्या मतलब था? O के अराउंड जब दोनों यही वाले ग्रुप आ गए, दूसरे में O के अराउंड दोनों R- आ गए, ठीक है। एक बार O के अराउंड दोनों RR आ गए, एक बार O के अराउंड दोनों R' आ गए। जब O के अराउंड सेम ग्रुप्स होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल ईथर्स कहते हैं। जब O के अराउंड अलग अलग R होते हैं तो अनसिमेट्रिकल। तो हमें अनसिमेट्रिकल ईथर चाहिए था, लेकिन अनसिमेट्रिकल ईथर के साथ हमें ये 2 ईथर्स भी मिल गए, ठीक है। सिमेट्रिकल ईथर्स के भी ये 2 फॉर्म्स मिल गए। तो अल्टीमेटली हमें एक ईथर प्योर फॉर्म में ना मिलके मिक्सचर ऑफ दीज 3 ईथर्स मिला। मिक्सचर का मतलब तीनों का परसेंटेज अमाउंट कुछ ना कुछ हो गया, और प्योर ईल्ड जो हमें इसकी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो इसको बनाने के लिए ये एटलीस्ट कमर्शियली तो बिल्कुल भी अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि कमर्शियली कॉस्ट देखी जाती है, प्रॉफिट देखा जाता है, तो ईल्ड हमें मैक्सिमम चाहिए। तो इट्स नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स। ये खाली सिमेट्रिकल ईथर्स के लिए ही एक अच्छा मेथड प्रूव हुआ है। अच्छा, सेकेंड लिमिटेशन जो अभी हम नोट में कर भी चुके हैं, विथ 3 डिग्री अल्कोहल वी कैन नॉट प्रिपेयर ईथर, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बन जाता है? एल्कीन बनता है। ये अभी हम पहले रिएक्शन करते टाइम कर चुके हैं ये लिमिटेशन। तो ये 2 लिमिटेशंस हैं इस रिएक्शन के।